तो पिछली बार हम लोग ने बात किया था कि कैसे भाइयों भाइयों में लड़ाई होती है, क्यों होती है। अक्सर ये देखा गया है कि प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर लड़ाई होती है, कुछ मतभेद है उनके वजह से लड़ाई होती है। तो जो भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स है, इनको रिजॉल्व कैसे करें, ये आज हम देखेंगे। तो कोई भी समस्या है, कोई भी वाद है, उसको अगर सुलझाना है तो सबसे जरूरी है कि कम्युनिकेशन करना। और अक्सर ये देखा गया है कि कम्युनिकेशन करते वक्त ही ये वाद होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि कम्युनिकेशन ठीक से नहीं होता है। बहुत सारे लोग सुनते ही नहीं। जब कोई कह रहा है कुछ तो वो उससे सुनने के बजाय क्या जवाब देना चाहिए उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो बहुत सारी बातें वो रजिस्टर ही नहीं कर पाते हैं और इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। इसलिए एक को लगता है कि मैंने इतना समझाने के बाद में भी वो समझ नहीं पाया क्योंकि वो ठीक से सुन नहीं रहा था। तो मैं सही हूं, तुम गलत हो, इससे ज्यादा बेहतर है ये समझना कि क्या सही है। तो कोई भी चर्चा है, कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो कब पॉसिबल होगा? जब जो चर्चा में भाग लेने वाले जो लोग हैं वो ये एक्नॉलेज करे कि ये चर्चा महत्वपूर्ण है, ये चर्चा सॉल्यूशन तक हमें पहुंचा सकती है। कुछ ग्राउंड रूल्स अगर आप सेट करते हैं इस चर्चा के बारे में, ये चर्चा कैसी करनी है, तो ये चर्चा में जो है हमें झगड़ा करने का जो दृष्टिकोण नहीं है, एक दूसरे को समझने का दृष्टिकोण है, एक दूसरे को बोलने का चांस मिलना चाहिए, सब लोग ने ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसे अगर कुछ ग्राउंड रूल्स अगर हम लोग रखते हैं तो वो चर्चा सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो किसी भी चर्चा में ध्यान से सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो जिसको अटेंटिव लिसनिंग या एक्टिव लिसनिंग कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई कुछ बात कर रहा है तो उसे समझने की कोशिश करना जरूरी है, ना कि जवाब देने की तैयारी करना। तो ये जो आर्ट ऑफ एक्टिव लिसनिंग जो है, अगर वो हम सीखते हैं, ये जो स्किल है ये डेवलप करने के लिए अगर हम प्रयास करते हैं तो हमारी जो चर्चा है वो सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो अक्सर ऐसा होता है कि पहले कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से तनाव रहता है, झगड़े हुए रहते हैं, तो एक दूसरे के बारे में गुस्सा रहता है, रिसेंटमेंट रहता है, द्वेष रहता है। तो उसके वजह से एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं कर पाते हैं। जब म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है तो चर्चा बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अक्सर अगर मतभेद होता है और अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो सुन के लेने की क्षमता कम हो जाती है और जो सिचुएशन है उसको डोमिनेट करने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट कैसे हासिल करें? तो चर्चा की शुरुआत में ही ये जो ग्राउंड रूल्स है उसको क्लियरली पेश करना जरूरी है। यहाँ पे सब लोग इंसान हैं, सभी ने कुछ गलतियां की हैं, कुछ अच्छे काम किए हैं, सभी में कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं। तो हमारे गुण अवगुणों के साथ में हमें एक दूसरे को स्वीकार करना है और जो भी पहले हो चुका है उसको थोड़ी देर के लिए बाजू में रखकर एक लेवल पर आकर म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ हम ये चर्चा करेंगे। ये ग्राउंड रूल एस्टैब्लिश करना है। तो ये अक्सर देखा गया है कि अगर कोई कुछ कह रहा है तो लोगों को पेशेंस नहीं रहता है पूरी तरह से सुनने का, तो बीच में वो अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। तो कोई भी चर्चा है उसमें किसी ना किसी को तो फैसिलिटेटर या मॉडरेटर के रोल में असाइन करना चाहिए कि जो उस चर्चा को मॉडरेट कर सके। अगर कोई आउट ऑफ टर्न बोल रहा है तो उसे वो रिक्वेस्ट कर सके कि अभी इनको बात करने दीजिए, इनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपको समय मिलेगा बात करने के लिए। तो उससे काम काफी आसान हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को अगर अपने कुछ पॉइंट्स उनको अगर पेश करने हैं तो पहले पॉइंट या दूसरे पॉइंट में ही वाद विवाद हो जाता है, तो बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो रह जाते हैं। और अगर वो चर्चा विफल हो जाती है
तो गिव अप नहीं करना चाहिए। एक और तरीका है जिसकी वजह से आपको जो कहना है वो आप सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप पूरी तरह से आपको जो कहना है अगर सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं तो जो सवाल है उनके जवाब भी मिल जाते हैं, जो क्लैरिफिकेशंस हो जाते हैं। तो उतना पेशेंस नहीं रहता है कम्युनिकेशन करते वक्त, चर्चा करते वक्त, इसलिए चर्चा विफल हो जाती है। तो यही जो मुद्दे हैं आपके, आप उन्हें लिखकर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अगर बार बार चर्चा विफल हो रही है तो आपको जो भी कहना है आप उसे लिखकर कम्युनिकेट करें। तो उसके कुछ आपको टिप्स देता हूं जिससे आपको फायदा हो सकता है। तो कभी भी चर्चा करनी है तो एक रैपोर्ट एस्टैब्लिश करना जरूरी है। तो शुरू में जो भी आप लिखेंगे तो उसमें सामने व्यक्ति ने आपके जीवन में जो अच्छा योगदान किया है, जो अच्छा समय अपने साथ में बिताया है, उसका जिक्र करें। तो जब भी हम शुरुआत अच्छी बातों से करते हैं, एक्नॉलेजमेंट से करते हैं, तो एक पुल बन जाता है दोनों के बीच में। तो आपकी बात उन तक पहुंचने के लिए वो पुल काम आता है। और फिर आगे के पैराग्राफ में आपको जो भी कहना है वो आप उसको पॉइंट वाइज अगर आप उसको पेश कर सकते हैं, कुछ उदाहरणों की मदद से पेश कर सकते हैं। और ना ही आप अपने विचार पेश करें, लेकिन उसके लिए क्या सॉल्यूशंस है वो भी आप लिख सकते हैं। तो इसमें जो यू स्टेटमेंट्स होते हैं उसको कम से कम रखें कि आपके वजह से ऐसा हुआ। जो आरोप करने वाले, ब्लेम करने वाले जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर आप कम से कम रखें और उसकी जगह पे आई स्टेटमेंट्स अगर आप ज्यादा लिखें, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा ऐसा हुआ, उसके वजह से मुझे ऐसा ऐसा लगा, मुझे ऐसा फील हुआ, मेरे मन में ये विचार आया, इस तरह से अगर आप ज्यादा लिखते हैं तो उसमें सामने वाले को वो समझने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। कि जब यू स्टेटमेंट्स, ब्लेम स्टेटमेंट्स जब आने लगते हैं तो सामने वाला डिफेंसिव बन जाता है, उसकी इमोशनल टर्मोइल होने लगती है, वो अपसेट होने लगता है और उसके समझने की जो स्थिति है, समझने का जो कैपेसिटी है वो कम हो जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा आई स्टेटमेंट्स में अगर आप कुछ बयां करते हैं तो और भी अच्छा। और आखिर में जब आपका सब बयां हो गया है तो आखिर में आपको फिर थोड़ा सा मलम लगाना है। आपको ये विश्वास बयां करना है कि सामने वाली जो व्यक्ति है वो समझदार है, वो समझ सकती है आप क्या कहना चाहते हो। अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें आप कहना चाहते हैं कि आप इसका कोई और मतलब ना निकालें, मेरा हेतु ये है, अगर आप क्लैरिफाई करते हैं और विश्वास जताते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन है उसके बाद आप आशा करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व होने में मदद होगी, इस तरह से अगर आप उस लेटर को अगर आप एंड करते हैं तो और भी बेहतर। और ये जो लेटर है ये आपको देने की जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप बहुत इमोशंस में इमोशनली ड्रिवन होकर अगर आप वो लेटर लिखते हैं तो डेफिनेटली इमीडिएटली नहीं देना है। वो लेटर आपको 2 बार, 3 बार, 4 बार पढ़ना है, उसमें कुछ करेक्शंस कर सकते हैं आप और फिर आप उसको दे सकते हैं। तो जब वर्बली हम चर्चा करते हैं तो कभी कभी शब्दों के तीर छूट जाते हैं और लोग हर्ट हो जाते हैं। तो जब आप लिख के बयां करते हैं तो उसमें आपको समय मिल जाता है सोचकर लिखने का, उसे वापस पढ़कर उसमें करेक्शंस करने का। तो एक दूसरे को हर्ट करने के चांसेस जो है वो आप कम कर सकते हैं। और जब आपके जो 10 मुद्दे हैं, 8 मुद्दे हैं, जो भी जितने भी मुद्दे हैं, अगर आप उनको पूरी तरह से सामने वाले तक पहुंचा सकते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपको समझ सके। और आप ना तो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हो, आप सॉल्यूशंस भी ऑफर कर रहे हो। ये सबसे बेहतर तरीका है। तो जो भी डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस हैं, अगर वो वर्बली पॉसिबल नहीं हो रहे तो लिखकर कम्युनिकेट करना ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो इस तरह से आप अपनी कम्युनिकेशन जो है, जो अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन है, जो अनफिनिश्ड कम्युनिकेशन है, उसको आप पूरा कर सकते हैं। भले उससे आपको जो डिजायर्ड आउटकम है वो मिले या ना मिले, लेकिन आप अपनी बात पूरी तरह से बयां कर पाए, इसका सेटिस्फेक्शन आपको जरूर मिलेगा। और ऐसा भी होता है कि कभी कभी एक ही चर्चा में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं।
जैसे कोई मूर्ति बना रहा है तो उसको कितनी बार टांचे लगाने पड़ते हैं तब वो आखिर में मूर्ति शेप में आती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो शुरू में टांचे लगाए थे वो कम इंपॉर्टेंट है और जो आखिरी में जो लास्ट जो स्ट्रोक था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। हर एफर्ट, हर स्टेप उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वो पेशेंस भी रखना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों का एक इमीडिएट रिएक्शन होगा, उसको भी कंसिडर करना जरूरी है। और इमीडिएट रिएक्शन देने के बाद में कुछ लोग फिर थोड़ा सोचते हैं, उसके ऊपर मन ही मन में काम करते हैं और फिर उनकी राय बदल भी सकती है। तो इमीडिएट रिएक्शन से कभी नाराज नहीं होना है, थोड़ा सब्र करना है, लोगों को प्रोसेस करने के लिए समय देना है, रिकम्युनिकेट करना है, तब जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको आप रिजॉल्व कर पाएंगे।